युक्षी रिपोर्टर्स को बोलने लग जाता है कि यूची मेरी असिस्टेंट 4 महीने पहले बनी और उसके बाद से ही मैं यूची को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। हाँ, हम लोग आधे महीने पहले ही रिलेशनशिप में आए हैं, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले से ही यूची को पसंद करना शुरू कर दिया था और मैं ही था जिसने उसे प्रपोज़ किया है। तो जो भी लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि यूची ने मुझे फंसाया है, वो सारी गलत बातें हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें ना बोलो। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, पर अगर यूची के बारे में कोई कुछ भी कहेगा या उसे कोई भी नुकसान पहुँचाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और साथ ही मेरे फैंस को इस वजह से जो हर्ट हुआ है मैं उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ। जो फैंस मेरे साथ हैं मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, और जो फैंस अब मेरे फैंस नहीं रहना चाहते और मेरे सारे गिफ्ट्स कार्ड, मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदे हैं और जो भी बुक्स, मेरी एल्बम्स उन्होंने ली हैं, वो सारी चीज़ें मुझे वो वापस कर सकते हैं। और स्क्रीन पे हम एक नंबर दे रहे हैं, आप उसमें कॉल कर सकते हो और मैं आपको 10 गुना दाम दूंगा आपके सारे डैमेजेस का। और इतना कह के वहाँ से चले जाता है। ये सारी चीज़ें यूची टीवी पे देख रही होती है और इस तरह से युक्षी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए यूची को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है कि वो रोने लगती है। अब वो जैसे तैसे करके युक्षी के पास पहुंचना चाहती है। वो उठ तो जाती है पर उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो बेहोश हो जाती है। वहीं यहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर से पूछ रहा होता है कि ये युक्षी है कहाँ, उसने हमारी कंपनी की इमेज ख़राब करके रख दी है। सारे के सारे लोग जिन्होंने भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, युक्षी को जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ। मैनेजर कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि युक्षी कहाँ गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक से ही गायब हो चुका है। इधर यूची पहुंचती है युक्षी के घर और देखती है कि उसका घर सील हो चुका है। वहीं पे जो उस घर का गार्ड होता है वो बताता है कि अरे हाँ, यहाँ पे एक टाइम पे कोई सुपरस्टार युक्षी नाम का रहा करता था, पर जब से उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बताया उसकी कंपनी ने उसे निकाल दिया अपनी कंपनी से। यहाँ तक कि उसके सारे फैंस और जो फ्रेंड्स थे उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब पता नहीं वो कहाँ है, किसी को इस बारे में अता पता नहीं है। पर जल्दी हमें पता चलता है कि ये असलियत नहीं है बल्कि यूची एक बुरा सपना देख रही है और वो कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ उसने पहले कभी नहीं देखा और उसको अपने बगल पे युक्षी दिखाई देता है। तभी डॉक्टर अंदर आता है और वो बताता है कि अगर टाइम से तुम यूची को यहाँ पे नहीं लेकर आए होते तो इसका तेज बुखार के कारण ब्रेन हैमरेज भी हो सकता था। यूची कहने लगती है कि वो अचानक से यहाँ कैसे आ गया और उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर रह रही है। वो बताता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे फ़ोन करके बताया और तुम्हें मेरे हाथ में सौंप कर कुछ चले गए हैं। यूची कहने लगती है कि जो भी तुमने अनाउंसमेंट किया उसके बाद जो मैनेजर है और कंपनी वाले वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे ना, चलो चलो अब भी तुम कंपनी वालों के पास जाओ। और वो उसको जाने के लिए कहने लगती है पर युक्षी उसे अपनी तरफ क्लोज कर लेता है। वो उसको हक करके बोलता है कि मैं सारी चीज़ें सेटल करके आया हूँ और कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के यूची भी थोड़ी राहत में आती है। युक्षी कहने लगता है अब मैं तेरे ही साथ यहाँ पर रहूँगा, अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं बिताऊँगा। युक्षी कहने लगती है पर गांव की लाइफ ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्या आप मैनेज कर लोगे? युक्षी कहता है अरे तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मैं एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान हूँ, मैं जहाँ पर भी रहूँ वहाँ मैनेज कर लूँगा। और फिर उसके बाद वो पूरा टिप टॉप होके और अब वो रेडी होता है यूची के साथ जाने के लिए, क्योंकि यूची को गांव की हिस्ट्री जानने के लिए उनके लोगों से बात करनी होती है। वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी एक भूत की कहानी सुना रही होती है कि किस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हुआ करता था। यहाँ तक कि वो उस मॉन्स्टर का दांत तक दिखाती है, पर सारे लोग उनकी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये कुत्ते का दांत लग रहा है और मॉन्स्टर जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर होती नहीं है। उसके बाद सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं गाँव के बारे में और सारी चीज़ें जानने के लिए, और यहाँ पर यूची और युक्षी अकेले रह जाते हैं। युक्षी उसको देखकर बोलता है चल तू भी चलना। युची कहने लगती है अरे मेरा जो नेकलेस है ना वो टूट गया है। युक्षी कहता है मैं जोड़ दूंगा उस नेकलेस को, और वो उसका नेकलेस जोड़ ही रहा होता है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इतना क्लोज महसूस करके युची को बहुत ही नर्वसनेस फील हो रही होती है कि इतने में ही वहाँ पर मधुमक्खी आ जाती है, जिससे युक्षी बहुत ही डरता है। उसके हाथ से वो नेकलेस कहीं गिर जाता है और वो भागने लगता है। वो सीधे डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और डॉक्टर बोलता है कि इतनी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मधुमक्खी ने काटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाओ और पेंडुओ भी युक्षी और यूची को ढूंढ ढूंढ कर गांव पर पहुंच चुके होते हैं। वो उन दोनों से मिलते हैं और चाओ को देखकर युक्षी काफ़ी खुश होता है। वो उसके पास चले जाता है और चाओ कहता है हाँ तुझे देखकर लग रहा है ना तो काफ़ी अच्छी हालत में यहाँ पे ज़िंदगी बिता रहा है, क्योंकि उसके पूरे सर में
मुर्गी के पंख फैले हुए होते हैं। उसके बाद चाओ और युक्षी बात करने लगते हैं। तो चाओ कहता है अगर मैं तुझे मनाऊंगा तो क्या तू मेरे साथ वापस चलेगा। युक्षी कहता है नहीं, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ यूची के साथ। और यहाँ पे पेंडुओ यूची के साथ सेल्फीज ले रही होती है। तभी एक औरत आती है और बोलती है कि आज रात को बॉन फायर है तो अब सारे लोग आना। और रात को बॉनफायर में चाओ और युक्षी बहुत ही अच्छा गाना गाने लगते हैं और सारे लोग उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं। माहौल काफ़ी अच्छा और इंजॉइंग होता है। पर दूर पर अकेली युची बैठी होती है। युक्षी उसी के पास चले जाता है और पूछता है कि तुझे अकेले यहाँ पे बैठने पे बोर नहीं लग रहा। पर युची बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि कहीं उसके रिलेशनशिप की वजह से दूसरों को अफेक्ट ना पड़े। युक्षी कहने लगता है तुझे हमेशा दूसरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। तुझे खुश रहना है, तुझे ये सोचना चाहिए। अब चल, यहाँ पे ना बहुत बोरिंग हो रहा है, मेरे साथ चल और मेरे साथ गाना गा। वो उसे ज़बरदस्ती गाना गाने के लिए लेकर जाता है। युची बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है पर युक्षी उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है तो वो भी गाना गाने लगती है। वहीं पर युची के पापा भी बैठे होते हैं। उसे याद आता है कि एक बार उन्होंने युक्षी से कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकते हो तो उसको जल्द से जल्द छोड़ देना। पर अभी जब वो युची को युक्षी के साथ इतना खुश देख रहा है और देख रहा है कि युक्षी ने क्या क्या दांव पे लगाया है युची के साथ रहने के लिए, तो उसके पापा को याद आता है कि युक्षी ने रिप्लाई किया था मैं युची को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। शायद मैं लास्ट पर्सन ना हूँ पर मैं पहला पर्सन बनना चाहता हूँ जो युची को उसकी ज़िंदगी की हर खुशी दे। युची के पापा का दोस्त भी बोलने लग जाता अरे तेरा तो बहुत ही अच्छा दामाद है, तेरी बेटी का ना बहुत ही ख्याल रखता है। और उसके पापा भी अपने दोस्त को चिढ़ा रहे होते हैं कि देखा इतना लकी कोई होगा कि कोई सुपरस्टार दामाद उसको मिले। और ये सुनकर युची बहुत शर्मा जाती है, वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो वहाँ से भाग रही होती है युक्षी फिर से उसके लिए गाना गाने लगता है जिससे युची को बहुत ही स्पेशल फील होता है। और यहाँ पे चाओ और पेंडुओ भी साथ में होते हैं। चाओ अब काफ़ी हद तक का पेंडुओ के साथ कंफर्टेबल हो चुका है और वो स्माइल भी कर रहा होता है पेंडुओ के साथ बैठ के। बाद में चाओ कहता है कि हमें जाना होगा क्योंकि कल सुबह मेरी रिकॉर्डिंग है। पेंडुओ बहुत ज़्यादा मना कर रही होती कि नहीं अभी नहीं जाते हैं ना, एक रूम लेके ना हम दोनों साथ में रह लेते हैं मेरे आइडल। पर चाओ कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा काम है तो वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे युची और युक्षी भी चले जाते हैं और रास्ते में युची से कहता है कि मेरा जो रूममेट है ना वो बहुत ज़्यादा खर्राटे मारता है, तो मेरे साथ ही सो जाना। युची कहने लगती है अरे और भी तो सारे रूम है, मैं तुम्हें दूसरे रूम पे शिफ्ट कर दूंगी। और उसके बाद जब वो पूछती है उस होटल के मैनेजर से तो वो औरत कहती है कि सारे रूम्स बुक हो चुके हैं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि ये सारे रूम्स और किसी ने नहीं बल्कि युक्षी ने ही बुक किए हैं। युक्षी कहता है कि मैं तेरे साथ रूम शेयर कर लेता हूँ ना, और कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। युक्षी कहने लगती है अरे हम शादीशुदा नहीं हैं और बिना शादी के ऐसे एक रूम पे रहना ना अच्छी बात नहीं है। ये बात चली रही होती है कि युची के पापा आ जाते हैं और वो अपने पापा को बताती है कि युक्षी को अपने रूममेट के खर्राटों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और उनको कोई दूसरा रूम चाहिए पर सारे रूम्स बुक हो चुके हैं। उसके पापा कहने लगते हैं अरे अब ये तो तेरा बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, शर्माने की क्या बात है। युक्षी तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर तुम किसी और के साथ रूम शेयर करो। और युक्षी बढ़ चढ़ के बोलता है हाँ नहीं 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 मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के साथ रूम शेयर करने में। और युची के पापा कहते हैं तो ठीक है आज रात को तुम मेरे साथ सोना, मेरे साथ रूम शेयर कर लो तुम। और बेचारी युक्षी का प्लान उल्टा पड़ जाता है। युची भी इस बात पर बहुत ही हंस रही होती है। यहाँ पर युक्षी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती और वो जैसे तैसे करके युची को जाकर मिलना चाहता है। युची भी जब अपने गले में देखती है तो उसके गले में उसकी माँ का दिया हुआ नेकलेस नहीं होता है, तो वो रात के अंधेरे में टॉर्च लेके निकल जाती है वो नेकलेस को ढूंढने के लिए। पर उसे काफ़ी डर लग रहा होता है जो दिन में बूढ़ी औरत ने मॉन्स्टर की कहानी बताई थी उस वजह से। इतने अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। अब वो पहले से ही डरी हुई थी कि उसका टॉर्च भी अब काम करना बंद कर देता है। तभी उसके पीछे से कोई आता है और बहुत भयंकर उसे डरा देता है। वो इतना डर जाती है कि रोने लग जाती है, पर पीछे देखती है तो वो युक्षी होता है और वो उसके गले रख कर बहुत रोने लग जाती है कि मेरी माँ का ना नेकलेस खो गया है, अब मैं क्या करूँ। युक्षी उसे बैठाता और कहता है कि मैं नेकलेस ढूंढ देता हूँ। वो जैसे तैसे करके नेकलेस ढूंढ के लाता और कहता है आई एम सॉरी तेरी माँ का ना नेकलेस नहीं मिला, कोई बात नहीं मैं तेरे लिए कल ना नया नेकलेस खरीद दूंगा। और ये सुनते ही युक्षी रोने लग जाती है, पर वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। और उसके बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो उसको अपनी पीठ में उठा कर लेकर जाता है। युची बोलती है मुझे रास्ते में अकेला छोड़ के मत जाना ठीक है। युक्षी कहने लगता है अगर मुझे भूत दिख गया और मैं डर गया ना तब मैं तुझे छोड़कर भाग जाऊंगा ठीक है। और युची उसे और टाइटली हग कर लेती है। रूम पे पहुंचने बाद युक्षी युची का पैर देखता है और उसकी मोच को सही करने की कोशिश कर रहा होता है।
फिर उसके बाद वो कहता है तो ठीक है फिर मैं चले जाता हूँ। यूची कहने लगती है अगर तुम्हें मेरे पापा के साथ सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ना यहीं पर सो सकते हो। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, झट से मान जाता है। जब वो वॉशरूम में जाता है वो देखता है कि उसके चेहरे पर बहुत सारी धूल लगी हुई है और वो सोचता है कि ऐसा चेहरा देख रही थी यूची मेरा। फिर वो सोचता है फिर भी यूची ने मुझे अपने साथ सोने को कहा, इसका मतलब यूची सिर्फ मेरी आउटर ब्यूटी से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से प्यार करती है। वो जैसे ही बाहर जाता है वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि जहाँ उसने सोचा था कि वो यूची के साथ उसके बेड पे सोएगा वहीं यूची ने उसके लिए नीचे बिस्तर लगाया होता है। वो बहुत बार सिग्नल दे रहा होता है उसे कि क्या मैं तेरे बेड पे आकर सो जाऊँ, पर यूची सोने की एक्टिंग करती है और उसके मज़े ले रही होती है। दूसरी सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसको उसके मैनेजर का कॉल आया होता है पर वो उसे रिसीव नहीं करता। जैसे ही वो बाहर जाता है वहाँ पर उसका मैनेजर ऐसे पागलों वाली हालत में खड़ा होता है। वो अपने मैनेजर को अंदर ले लेता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। तभी मैनेजर जोर जोर से रोने लगता है कि तेरे जाने के बाद पूरी कंपनी ना डूब चुकी है और सिर्फ कंपनी ही नहीं कंपनी के लोग भी। और तुझे ढूंढने के लिए पता है मैंने क्या क्या मेहनत की, देख मेरे बाल ना हवा की वजह से कितने ख़राब हो गए हैं, यहाँ तक कि जब मैं ये गांव की सड़कें पार कर रहा था ना मुर्गियों ने मुझे घेर लिया था और देख मेरी क्या हालत बनाई। साथ ही मुझे तेरे पास पहुंचने के लिए ना खेत पार करने पड़े और उसी चक्कर में ना मेरा जूता भी खो गया खेत में। और वो बहुत ज़्यादा फांद फांद कर रोने लगता है युक्षी के बगल में बैठकर, पर युक्षी उसके साथ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। इतने में ही यूची की एंट्री होती है और यहाँ पर यूची को देखते ही मैनेजर का मुंह बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भर जाता है। पर यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब मैनेजर का क्या रिएक्शन होगा और आगे युक्षी क्या करेगा अपने करियर का जानने के लिए अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। साथ ही कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।